नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का आपका चैप्टर रहेगा एंड पार्टनरशिप आपका कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट वीडियो में आपका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है वो 10-12 वीडियो में कंप्लीट होगा। लास्ट वीडियो में पहले पार्टनरशिप का बेसिक देखा था कि पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या होती है, कौन सा एक्ट उस पर लागू होता है और साझेदारी विलेख क्या होता है, और उसके बाद में जो अकाउंटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें दो प्रकार की विधियाँ थी आपकी, एक थी स्थिर विधि और एक अस्थिर विधि। तो स्थिर विधि में आपके दो प्रकार के अकाउंट कौन कौन से खोले जाते हैं और अस्थिर विधि में एक अकाउंट खोला जाता है, किस प्रकार से खोला जाता है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। इस वीडियो में एंड पार्ट बी आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका जो साझेदारी लेखांकन की बेसिक अवधारणाएं हैं वो वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जनरल एंट्रीज देखेंगे, फिर प्रत्येक जो भी विधि है उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले जनरल एंट्री से देखेंगे। क्या है जनरल एंट्री देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जो P&L अकाउंट होता है आपका एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका बैलेंस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उस संबंध में किस प्रकार से एंट्रीज की जाएगी। फर्स्ट है, पहली एंट्री है, इफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, यानी क्रेडिट बैलेंस होगा P&L अकाउंट का तो वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। अब उसको ट्रांसफर करेंगे, किस में करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। जो भी राशि है नेट प्रॉफिट की वो आ जाएगी। नेट है, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि नेट लॉस है, तो नेट लॉस को ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। तो जस्ट इसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। जो भी नेट लॉस की राशि है वो इसमें शो हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी शुद्ध लाभ व हानि को P&L अकाउंट के माध्यम से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से व्यापार के लिए हानि होती है, तो उस संबंध में एंट्री क्या होगी आपकी। तो पहली एंट्री है, फॉर अलोविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज दे होने पर एंट्री हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअली, यानी दो विधियां आपकी, अगर स्थिर विधि से अगर प्रश्न में सॉल्यूशन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो उसमें दो प्रकार के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो जो भी समायोजन होंगे वो करंट अकाउंट के माध्यम से होंगे स्थिर विधि में, और अस्थिर विधि से अगर प्रश्न में सॉल्यूशन करने के लिए बोला जाता है तो उसमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाएगा, ना कि करंट अकाउंट। जो भी समायोजन होंगे, जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे करंट अकाउंट इंडिविजुअल का मतलब है कि पार्टनर्स का यहाँ पे नाम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दिया गया है उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो उस समय में एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी एक तरह से खर्चा है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, तो व्यापार के लिए एक तरीके से ये रेवेन्यू होता है, लाभ होता है। तो इसकी एंट्री होगी, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो जो सेम ऊपर वाली एंट्री की है उसी के बेसिस पे हो जाएगी। एंड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअली। ठीक है, जो दोनों विधियां मैं आपको बता चुका हूँ कि स्थिर विधि में आपके दो खाते खोले जाते हैं, तो जबकि अस्थिर विधि में आपका कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। तो जो भी स्थिति उसके हिसाब से एंट्री करेंगे। अभी जस्ट नीचे देखेंगे, आगे स्लाइड में प्रैक्टिकल देखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट इंडिविजुअली आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, यानी इसको शेयर कर देंगे, एक तरह से रेवेन्यू है P&L एप्रोप्रिएशन को। नेक्स्ट एंट्री होगी एंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक कंसेप्ट है वाला आपका चैप्टर चल रहा है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, यानी पार्टनर सैलरी के रिगार्डिंग, यानी जो सैलरी दी जाती है पार्टनर्स को, तो वो पार्टनर को सैलरी देंगे तो स्वाभाविक एक तरीके से एक्सपेंसेज हो रहा है। तो फॉर अलाउिंग पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो एंट्री होगी
सैलरी टू पार्टनर अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअली, जो भी स्थिति है दोनों विधियों की वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप 4 ट्रांसफरिंग पार्टनर्स सैलरी टू प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर कर देंगे इसको, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट हो जाएगा, यानी एक तरह से खर्चा तो डेबिट हो जाएगा पेंडल एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट है पार्टनर कमीशन अकाउंट है, तो सेम स्थिति इसमें हो जाएगी, तो कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअली हो जाएगा, और इसको पेंडल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन, यानी आफ्टर एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के बाद में जो भी नेट प्रॉफिट होगा नेट लॉसेज होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट पार्टनर्स के मध्य इनको ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअली, जो भी स्थिति है जो विधि है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर लॉसेज होता है तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअली टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। अब इसमें एक नोट दे रखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आपको, यानी इन केस फ्रॉम सफर से लॉस, यानी अगर जो फर्म है जो व्यापार है अगर वो हानि से गुजर रहा है तो उस समय क्या स्थिति होगी, तो उस समय नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी किसी प्रकार से कैपिटल पे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, और किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। किनको नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा अगर पर्याप्त लाभ नहीं होते हैं तो। अब ये परफॉर्मा देख लेते हैं पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, यानी द परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गिवन एज फॉलोज है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा है, तो डेबिट साइड में आपका पर्टिकुलर अमाउंट है और शेयर साइड में पर्टिकुलर अमाउंट है। तो डेबिट साइड में कौन कौन सी मद आएगी, एक तो आप डेबिट साइड में मद आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, अगर कोई लॉसेज हो रहा है पेंडल अकाउंट से तो वो आ जाएगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट होता है नेट लॉस होता है उसको पेंडल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करते हैं। अगर नेट लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट साइड में लिख देंगे, जो भी राशि आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ जाएगा क्योंकि खर्चा है डेबिट साइड में आएगा। सैलरी टू पार्टनर खर्चा है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। कमीशन टू पार्टनर जो पार्टनर को कमीशन दिया गया है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी प्रॉफिट हुआ है यानी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट से जो भी प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। और शेयर साइड के बारे में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट का इफ देयर इज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ है इन पीएनएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शेयर साइड में ट्रांसफर कर देंगे, जो भी राशि आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स है उसकी राशि आ जाएगी क्योंकि रेवेन्यू है व्यापार के लिए तो शेयर होगा। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो भी पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का जो लॉसेज हुआ है यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के बाद में जो भी लॉसेज हो रहे हैं वो शेयर साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका परफॉर्मा हो चुका है। अब परफॉर्मा आपको ध्यान रखना है, पूरी प्रोसेस इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग चलेगी। अब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बता रखा है कि समीर एंड यस्मिन आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स रुपीज यानी 15 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। सो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन कैश। अभी दो स्थिति इसमें दे रखी है। पहला तो है द कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी एक तो है स्थिर पूंजी विधि, क्या है दोनों विधियों से देखेंगे। एक तो है आपकी स्थिर पूंजी विधि यानी बता रखा है कि द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड सेकंड है द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन March 31 एवरी ईयर। फर्स्ट विधि आपकी स्थिर विधि हो गई और सेकंड विधि आपकी अस्थिर विधि। जैसा कि आप सभी को पता है कि बार बार मैं चर्चा कर चुका हूं कि स्थिर विधि के सॉरी स्थिर विधि के अंतर्गत दो प्रकार के खाते ओपन किए जाते हैं। एक तो होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत सिर्फ पूंजी आती है, अगर उसमें किसी प्रकार से कोई एडिशनल अमाउंट नहीं लगाई गई है या कोई विड्रॉल नहीं किया गया है तो वो सेम रहता है। और जो भी समायोजन किए जाते हैं वो करंट अकाउंट के माध्यम से किए जाते हैं स्थिर विधि के अंतर्गत। और अस्थिर विधि के अंतर्गत सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है और वो हमेशा चेंजिंग डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट समायोजन किए जाते हैं वो अस्थिर विधि में कैपिटल अकाउंट्स के माध्यम से किए जाते हैं। अब इसमें ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, निम्न मदे दे रखी है, आपको उन मदों को समायोजित करते हुए स्थिर पूंजी विधि और अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं वो तैयार करने हैं।
इसमें बता रखा है कि एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, यानी अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है। कितने लगाई गई है? समीर द्वारा 3 लाख की लगाई गई है बाद में, और यस्मीन द्वारा 2 लाख रुपए की पूंजी अक्टूबर 2019 में लगाई गई है। कब लगाई गई है? 2 अक्टूबर 2019 में लगाई गई है, यानी 6 ध्यान रखना 6 माह बाद में पूंजी लगाई गई है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 5% और 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्याज लगेगा। ड्राइविंग्स ड्यूरिंग 2019-20 के दौरान 30,000 और 20,000 रुपये का दोनों ने, यहाँ पे समीर ने 30,000 का किया है और यस्मीन ने 20,000 रुपये का आहरण किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स है, यानी आहरण पर ब्याज दिया गया है। किसको? ये व्यापार को दिया गया है, पार्टनर से वसूला गया है 1800 और 1200 का। सैलरी दी गई है 20,000 रुपये की और 7,000 रुपये की। कमीशन दिया गया 10,000 का, ठीक है। और नेट शेयर इन प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट हुआ है इन दोनों का, यानी समीर का तो हुआ है 60,000 और आपका यस्मीन है उसका हुआ है 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब इनको दोनों विधियों के माध्यम से आपको स्थिर विधि और अस्थिर विधि के द्वारा अकाउंट्स तैयार करने हैं। तो फर्स्ट तैयार करेंगे, यानी फर्स्ट विधि आपकी स्थिर विधि। कौन सी विधि है? स्थिर विधि से तैयार करते हैं पहले, यानी स्थिर विधि यानी फिक्स्ड मेथड, स्थिर पूंजी विधि यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक तो होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो जाएगा आपका करंट अकाउंट। तो जो भी समायोजन होंगे स्थिर विधि के अंतर्गत तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से नहीं होंगे, सिर्फ करंट अकाउंट से होंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका डेबिट साइड में जो भी विड्रॉल होगा वो आ जाएगा और एडिशनल पूंजी आपकी सीआर में आ जाएगी, जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड की गई है वो सीआर में आ जाएगी। तो बैलेंस बीडी जो शुरुआती पूंजी लगाई गई थी, समीर द्वारा 15 लाख की लगाई गई थी और यस्मीन द्वारा 10 लाख रुपए की लगाई गई थी। एडिशनल कैपिटल इन्होंने लगाई है 3 लाख की समीर ने और यस्मीन ने लगाया 2 लाख की। टोटल हो गया इनका 18 लाख और 12 लाख, यानी समीर ने 18 लाख की पूंजी लगाई है जबकि यस्मीन ने 12 लाख रुपए की पूंजी लगाई है। और इसमें किसी प्रकार से कोई विड्रॉल नहीं किया गया है, ठीक है, यानी विड्रॉल को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो 18 लाख और 12,000 का आ जाएगा। और जो भी समायोजन करेंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के माध्यम से करेंगे, यानी एडिशनल कैपिटल यानी जो विड्रॉल किया गया है वो जो इंटरेस्ट दिया गया है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के माध्यम से करेंगे। डेबिट साइड देखते हैं, तो डेबिट साइड में ड्राइविंग्स किया है। ड्राइविंग्स किसने किया? समीर ने 30,000 रुपये किया है, ऊपर देख चुके हैं, और यस्मीन ने 20,000 रुपये किया, वो आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग 1800 रुपया है और यस्मीन के 1200 है, ठीक है। और इस तरीके से सीआर साइड में देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इनका कैलकुलेशन करेंगे, किस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है वो अभी देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 हो गया, समीर को पूंजी पर ब्याज मिला 82,500 का 5% की दर से, और यस्मीन को मिला है 55,000 रुपये का। और फिर पार्टनर सैलरी है, सैलरी आपकी 20,000 हो गई और 7,000 रुपये यस्मीन की हो गई। फिर कमीशन है, कमीशन 10,000 रुपये का हो गया, ठीक है। और जो प्रॉफिट हुआ था नेट प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन के माध्यम से, समीर को 60,000 रुपये हुआ था और यस्मीन को 40,000 का हुआ था। टोटल कर देंगे तो इनका 1,72,500 समीर का हो गया और इधर 1,02,000 हो गया। तो इनका बैलेंस शीट निकालेंगे तो 1,40,700 समीर में आ जाएगा और 80,800 रुपया किसका आ जाएगा? यस्मीन का आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका स्थिर पूंजी विधि के माध्यम से। अब अस्थिर पूंजी विधि के माध्यम से देखें, अब पहले इनको देख लेते हैं कि तो राशि किस प्रकार से निकाली गई है। तो 5% अब ये 15 लाख रुपए थे, वो पूरे वर्ष तक इन्वेस्टेड रहे हैं, तो 5% निकालेंगे तो 5 इंटू 15 लाख अपन 100 कर देंगे तो 75 रुपये ये ब्याज हो गया। इसके अलावा 3 लाख रुपये समीर ने एडिशनल पूंजी लगाई थी, कितने महीने? 1 अक्टूबर को लगाई थी, तो 6 महीना व्यापार में इन्वेस्टेड रही है, तो 5% के हिसाब से 3 लाख का ब्याज निकाल देंगे आधे वर्ष का या 6 माह का, तो 75 रुपये ये हो गया। तो ये हो गया आपका 22,500। कितना हो गया? 22,500 हो गया। एंड पहले राशि में 75,000 रुपये का ब्याज मिला था, दूसरी पे आपको 75 पार्टनर को 7500 का मिला है, तो 22,500 ब्याज हो गया। इसी तरीके से दूसरा जो पार्टनर था यस्मीन, तो उसने पहले पूंजी लगाई थी 10 लाख की 1 साल के लिए, तो 50,000 ब्याज हो गया। और फिर बाद में उसने एडिशनल कैपिटल 6 महीने के लिए लगाई है 1 अक्टूबर को, तो उस पर 5,000 रुपये ब्याज हो गया है। तो इस प्रकार से इनका 55,000 रुपये का ब्याज ये इस प्रकार से निकाला गया है। अब सेकंड विधि देखते हैं आपकी अस्थिर पूंजी विधि। कौन सी विधि है? अस्थिर पूंजी विधि। सेकंड नंबर की विधि है अस्थिर पूंजी विधि यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब जैसा कि इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूं
कि अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत सिर्फ एक ही खाता खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है। इसमें जो भी पूंजी लगाई गई है उसका विवरण होगा, एडिशनल कैपिटल लगाई गई उसका विवरण होगा, जो भी ड्राइविंग्स किए गए हैं उसका विवरण होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स का होगा, सैलरी का होगा, कमीशन का होगा। ठीक है, अब इसमें पहले सीआर साइड देख लेते हैं। तो बैलेंस बीडी था, इन आरंभिक शेष था वो 15 लाख रुपए समीर ने पूंजी लगाई थी और यशमीन ने शुरुआत में 10 लाख की पूंजी लगाई थी। और इसने फिर नेक्स्ट 3 लाख रुपए एडिशनल लगा दिए हैं। कब? 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए समीर ने लगाए हैं और 2 लाख रुपए यशमीन ने लगाए हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 20,500 रुपया आ गया है और 55,000 रुपया आ गया है दोनों का। सैलरी 20,000 रुपये की दी है समीर को और यशमीन को 7,000 रुपये की दी है। कमीशन दिया है 10,000 रुपये सिर्फ समीर को दिया है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था, यानी जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका शेयर में आएगा और डेबिट में आपका लॉसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट 60,000 रुपये तो समीर को मिला था और 40,000 रुपये यशमीन को मिला था। टोटल कर लेंगे दोनों का तो 19,72,500 आ गया। कितना आ गया? 19,72,500 तो आ गया आपका जो पार्टनर है समीर का। और दूसरा 13,02,000 रुपये आ जाएगा यशमीन का, सेकंड नंबर वाले पार्टनर का। ये तो होगा आपका शेयर साइड का। अब डेबिट साइड देखें तो ड्राइविंग्स है, ड्राइविंग्स आपके 30,000 रुपये समीर ने किया था और 20,000 रुपया यशमीन ने किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स पर 1,800 रुपये समीर ने चुकाए थे और यशमीन ने 1,200 चुकाए थे। अभी 19,72,500 और ये 13,02,000 है, उनमें से इनको माइनस कर देंगे टोटल करने के बाद में तो बैलेंस शीट आएगा वो 19,40,700 है और 12,80,800 रुपया। इस प्रकार से ये बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा कि दोनों विधियों से किस प्रकार से खाते तैयार किए जाते हैं। अब देखते हैं पूंजी पर ब्याज की गणना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देखें इसको। यानी पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है। अभी तो ये सिर्फ पे नॉर्मल क्वेश्चन देखा था, यानी प्रश्न में दे रखा था कि कब एडिशनल पूंजी लगाई गई है और कब विड्रॉल किया गया है। अगर प्रश्न में तारीख नहीं दी गई है तो उस समय सबसे बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आपको पूंजी पर ब्याज की गणना है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसमें 2 चीज़ें बता रखी है, यानी साझेदारी विलेख में स्पष्ट शर्तें निर्धारित होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ये तो एक तो महत्वपूर्ण है। अगर जो डीड है साझेदारी विलेख बनाया गया है, अगर उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अमुक साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो ही आपको ब्याज देना है, अदरवाइज नहीं देना है। अगर साझेदारी विलेख यहाँ पे मूक है यानी साइलेंट है तो पूंजी पर किसी प्रकार से कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी सामान्यतः पूंजी पर ब्याज 2 स्थितियों में प्रदान किया जाता है, यानी जब साझेदारों द्वारा असमान राशि लगाई जाए एवं लाभ की हिस्सेदारी समान हो। 2 स्थिति है, यानी जो साझेदार है जिनके द्वारा राशि समान नहीं लगाई जाती है और लाभ की हिस्सेदारी इनके मध्य सेम होती है, चाहे पैसा किसी पार्टनर द्वारा कितने में लगाया गया हो, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा। नेक्स्ट है पूंजी का हिस्सा समान हो तथा लाभों का विभाजन असमान हो। ये जस्ट इसका विपरीत हो गया, एंड पूंजी तो बराबर बराबर लगाई जाती है लेकिन जो प्रॉफिट है वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें व्हेन द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट्स एंड शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। सेकंड सिचुएशन है व्हेन द कैपिटल इज इक्वल एंड द प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड अनइक्वली। अब इनका सॉल्यूशन करते हैं, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसको देखते हैं हम। यानी एक अन्य प्रकरण मंसूर एमरेस्मा, 2 पार्टनर है, मंसूर एमरेस्मा है जो एक कार्य में पार्टनर है, साझेदार है ना। उनके पूंजी खातों में 1 अप्रैल, यानी जो वित्तीय वर्ष से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः कितना है मंसूर का था, मंसूर का है 2 लाख रुपए का और जो रेशमा है उसका 3 लाख रुपए का शेष दर्शाया गया है। ठीक है, मंसूर 1 अगस्त 2019 को क्या है, यानी 1 अगस्त तो 1 अगस्त को हो गया आपका, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो 4 महीने बाद में 1 अगस्त 2019 को 1 लाख रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाता है और रेशमा 1 अक्टूबर 2019 को 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाती है, एडिशन कैपिटल लगाती है। अब ये आपको तारीख ध्यान रखनी है इसमें, यानी मंसूर तो लगा रहा है 1 अगस्त को और दूसरा पार्टनर है रेशमा वो 1 अक्टूबर 2019 को 1.5 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। पूंजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज अनुमत है निम्नानुसार। इसको सॉल्यूशन करना आपको, तो फर्स्ट करना है मंसूर के लिए। पहले इनका जो पैसा लगा 2 लाख, इनिशियली जो बैलेंस था वो 2 लाख 1 साल के लिए कंटिन्यू है, तो 2 लाख इंटू 6/100 कर देंगे और 1 लाख रुपया इसने एडिशनल लगाया है, 6% की दर से लगाया है, 4 महीने बाद में लगाया है। ठीक है, कितने महीने बाद में लगाया है, 4 महीने बाद में लगाया है, तो 8 महीने इन्वेस्टेड पैसा रहा है, तो 12,000 रुपये प्रथम राशि पे हो गया और एडिशनल लगाया उसमें 4,000 रुपये ब्याज हो गया, टोटल ब्याज हो गया 16,000 रुपये का। कितने का हो गया, 16,000 रुपये ब्याज हो गया।
नेक्स्ट है रेशमा के लिए देखते हैं। तो रेशमा ने 1.5 लाख रुपए पहले इनिशियल लगाए थे, उस पर पूरे वर्ष का ब्याज दिया जाएगा, और एडिशनल 1.5 लाख रुपए उसने और लगाए हैं, टोटल 3 लाख हो गए। तो 6% दर है, और 6 माह के लिए लगाए हैं, यानी 1 अक्टूबर को लगाए हैं, तो 6 महीना ये पैसा इन्वेस्टेड रहा है। तो पहले वाली पूंजी पे 9,000 रुपये का ब्याज है, दूसरी पे 4500 का ब्याज है, इस तरह से 13,500 रुपये का यह ब्याज यहाँ पे इनको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, जब दोनों ही वित्त वर्ष के दौरान पूंजी व अतिरिक्त का आहरण करते हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ एडिशनल कैपिटल के बारे में बात की है। अगर इन ड्यूरिंग ईयर अगर एडिशनल कैपिटल भी लगाई जाती है और ड्राइविंग भी किया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज दर का परिकलन निम्नानुसार होता है। किस प्रकार से होता है? फर्स्ट स्थिति है, साझेदारों के पूंजी खाते के आरंभिक शेष पर पूरे वर्ष के लिए ब्याज का परिकलन किया जाएगा, यानी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, जो प्रारंभिक शेष होता है, बैलेंस बड़ी होता है, उस पर पूरे वर्ष के लिए ब्याज का परिकलन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि वित्त वर्ष के दौरान किसी साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है, तो अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज का परिकलन लाई गई तिथि से वर्ष के अंतिम दिन तक होता है। नेक्स्ट है, पूंजी आहरण की दशा में पूंजी पर ब्याज की गणना इस प्रकार से होती है। यदि ब्याज ऊपर देख चुके हैं, यानी एडिशन कैपिटल के बारे में 2 पॉइंट देख चुके हैं, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं ड्राइविंग्स के बारे में। तो वर्ष के आरंभ से प्रारंभिक पूंजी पर निकाली गई पूंजी की तिथि तक सर्वप्रथम याद की जाएगी, इसके पश्चात कम हुई पूंजी पर शेष अवधि के लिए याद होगी। वैकल्पिक रूप से संबंधित अवधि के लिए रह गई निवेशित पूंजी पर ही याद किया जाता है, यानी जितने समय के लिए विड्रॉल किया गया है उस पर ब्याज लगाया जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल से क्वेश्चन से देखेंगे, तभी आपका जो संशय है वो दूर होगा। उसको देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यानी सलोनी और सृष्टि कौन पार्टनर है? सलोनी और सृष्टि एक फर्म में पार्टनर है। उनका पूंजी खाता 1 अप्रैल 2015 को क्रमशः कितने का है? यानी सलोनी की पूंजी है 2 लाख की, यानी बैलेंस बड़ी है, और सृष्टि का 3 लाख रुपए का शेष दर्शाता है 1 जुलाई 2015 को, यानी 3 महीने बाद में। ध्यान रखना है, यानी जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल मई जून में 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 जुलाई 2015 को सलोनी ने 50,000 रुपये अतिरिक्त और पूंजी लगाई है, वो सृष्टि ने उसी समय यानी 1 जुलाई 2015 को 60,000 रुपये अतिरिक्त और लगाई है। अपने निजी उपयोग हेतु सलोनी ने कब? 1 अक्टूबर 2015 को, यानी 6 मंथ बाद में 1 अक्टूबर 2015 को 30,000 रुपये विड्रॉल किए तथा सृष्टि ने 1 जनवरी 2016 को, कब? 1 जनवरी 2016 को, यानी आफ्टर 9 महीने के बाद में 15,000 रुपये का आहरण किया है। 8% की दर से ब्याज अनुमत था। वित्त वर्ष 15-16 के दौरान दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज का परिकलन या कैलकुलेशन आपको करना है। अब वो देखते कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर देख चुके हैं कि क्या क्या स्थिति है। तो फर्स्ट है 2 लाख रुपए का 3 माह का ब्याज निकाल लेंगे। 3 लाख इंटू जो भी दर रखी है और 3/12 कर देंगे, 6,000 रुपये ब्याज आ गया। फिर 2.5 लाख रुपया 3 माह का ब्याज निकाल लेंगे, ये 5,000 ब्याज आ गया, और फिर 2,20,000 रुपये का 6 माह का ब्याज है, यानी अभी विड्रॉल माइनस कर देंगे, 2800 रुपये हो गया। तो सस्ती के लिए 3 लाख रुपये ब्याज 3 माह का ब्याज है, 6,000 रुपये हो गया, और 3,60,000 रुपये का ब्याज और लगाएंगे 6 महीने का, 14,400 हो गया। ठीक है। तो इस और फिर लास्ट में 2,20,000 रुपये 3 माह का ब्याज लग जाएगा। सॉरी, ये 2 लाख मिसप्रिंट है यहाँ पे, 3 लाख उसने पहले पूंजी थी, 60,000 एडिशन लगाए, 15 विड्रॉल के लिए 3,45 रह गई 3 महीने तक, तो 300 रुपये ब्याज इस पे हो गया। तो इस प्रकार से आपका ब्याज का कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कभी कभी साझेदारों की आरंभिक पूंजी नहीं दी गई होती है, यानी कभी प्रश्न में जो पार्टनर्स होता है उसका जो बैलेंस वीडियो होता है, प्रारंभिक पूंजी होती है, वो दी नहीं जाती है, तो आपको एक समीकरण के माध्यम से उसका सोल्यूशन करना है। तो ऐसी स्थिति में पूंजी पर ब्याज की गणना से पूर्व साझेदारों की अंतिम पूंजी, प्रातिरिक्त पूंजी, आहरित पूंजी, आहरणों लाभ व हानि में भाग यदि साझेदार पूंजी खाते में दर्शाया गया है, संबंधित साझेदारों की सहायता से आरंभिक पूंजी की गणना की जाती है। अब जब क्वेश्चन आएगा उस समय इसको देखेंगे किस प्रकार से, अगर बैलेंस नहीं दे रखा है तो आपको आरंभिक पूंजी किस प्रकार से याद करनी है। नेक्स्ट पूंजी में परिवर्तन में आहरण जोड़ना व घटाना। अगर पूंजी में परिवर्तन होता है तो आहरण को किस प्रकार से जोड़ा व घटा जाता है। जैसे कि पहले ही स्पष्ट किया गया है कि पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब फर्म लेखांकन वर्ष में लाभ अर्जित करती है, यानी ब्याज कब दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, जब फर्म को पर्याप्त लाभ होते हैं तो ही दिया जाएगा। अगर पर्याप्त लाभ नहीं होते हैं, लॉसेज होता है, हानि होती है, तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। और अगर इसके संबंध में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत जो सलेक्ट बनाया जाता है, डीड बनाई जाती है, अगर वो साइलेंट है तो ब्याज किस प्रकार से नहीं दिया जाएगा। अतः वर्ष के दौरान फर्म को हानि होने पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, और यदि किसी वर्ष फर्म का अर्जित लाभ साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की देय राशि से कम है तो ऐसी दशा में ब्याज का
भुगतान लाभ की राशि के आधार पर सीमित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में लाभों का विभाजन प्रभावकारी ढंग से पूंजी पर ब्याज के अनुपात में किया जा सकेगा। अब पूंजी पर ब्याज के अनुपात में किस प्रकार से किया जाएगा अगर पर्याप्त लाभ नहीं होते हैं तो? अब इसको देखते हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखो, अनुपम एम अभिषेक दो पार्टनर हैं, अनुपम एम अभिषेक 3:2 यानी 3:2 के अनुपात में लाभ आने की भागीदारी करने वाले साझेदार हैं। अब ये तारीख आपको विशेष डेट को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2017 को यानी 1 अप्रैल 2017 को उनका पूंजी खाता क्रम से यानी जो बैलेंस बीडी था वो 1,50,000 और 2 लाख रुपये था, यानी 1.5 लाख तो अनुपम का था और अभिषेक का 2 लाख रुपये था। 31 मार्च 2018 को वर्ष की समाप्ति पर पूंजी पर ब्याज का व्यवहार निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के लिए दर्शाया गया है। अब क्या है इसमें, यानी स्थिति सिचुएशन दे रखी है तो उस स्थिति के अंतर्गत आपका सोल्यूशन करना है इसको। यदि पूंजी पर ब्याज के भुगतान के लिए साझेदारी विलेख मूक है तो वर्ष का लाभ 50,000 रुपये है। ठीक है, यानी पूंजी पर ब्याज के भुगतान के लिए साझेदारी विलेख में स्पष्ट उल्लेख नहीं है और वर्ष का लाभ 50,000 रुपये है। एक तो ये इसका सोल्यूशन करना है। सेकंड है, यदि साझेदारी विलेख पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का प्रावधान रखता है तथा फर्म को उस दौरान क्या होता है 10,000 रुपये की हानि होती है, 10,000 रुपये की हानि हो जाती है। सेकंड स्थिति है, थर्ड स्थिति है आपकी, यदि साझेदारी विलेख में पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का प्रावधान है और फर्म उस वर्ष के दौरान 50,000 रुपये का लाभ अर्जित करती है। कितने का? 50,000 रुपये का लाभ अर्जित करती है थर्ड स्थिति में। और लास्ट सिचुएशन है, यानी यदि साझेदारी विलेख में पूंजी पर 8% की दर से ब्याज देने का प्रावधान है और उस वर्ष के दौरान अर्जित किया गया लाभ कितना है? मात्र 15,000 रुपये है। अब आपको इन चारों स्थितियों के अकॉर्डिंग बताना है। तो पहली स्थिति है कि यदि पूंजी पर ब्याज के भुगतान के लिए साझेदारी विलेख मूक है तो प्रति वर्ष का लाभ 50,000 है। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो इस संबंध में आपको ध्यान रखना है कि अगर साझेदारी विलेख मूक है तो उस संबंध में विलेख में विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति की स्थिति में साझेदारों की पूंजी पर कोई ब्याज देय नहीं होता है। अगर विलेख साइलेंट है तो किसी प्रकार से कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। और अगर विलेख में लिखा हुआ है लाभ हानि के अनुपात में है, हालांकि उपलब्ध लाभ दोनों साझेदारों के बीच 3:2 के अनुपात में विभाजित होगा, यानी जो भी ऊपर 10,000 है वो 3:2 में विभाजित हो जाएगा, 6,000 और 4,000 में हो जाएगा अगर साझेदारी विलेख में लिखा हुआ है तो। नेक्स्ट सिचुएशन थी आपकी, यदि साझेदारी विलेख पूंजी पर 8% की दर से ब्याज का प्रावधान रखता है तथा फर्म को उस दौरान 10,000 रुपये की हानि होती है। अब हानि होती है तो किसी प्रकार से कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। चूंकि लेखा वर्ष के दौरान फर्म को घाटा हुआ है अतः किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा। फर्म के घाटे को दोनों साझेदार द्वारा लाभ भागीदारी के अनुपात में वहन किया जाएगा। जो भी घाटा हुआ है 10,000 यानी 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये को सॉरी यहाँ पे फर्स्ट वाली स्थिति में जो प्रॉफिट था वो 50,000 का था तो 3:2 में बांट देंगे, यानी 30 और 20 में बांटेंगे। मैंने 6-4 बताया था। अब 10,000 रुपये का यहाँ पे लॉसेज हो रहा है। ठीक है, तो अब इनको किसी प्रकार से, अगर पहले बात कर चुके हैं कि अगर लॉसेज होता है तो किसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जो भी लॉसेज हो रहा है वो जो इनके मध्य जो लाभ हानि का अनुपात है उनके मध्य इनको बांट दिया जाएगा। तो 10,000 रुपये को 6,000 और 4,000 रुपये में दोनों पार्टनर्स के मध्य बांट दिया जाएगा हानि को। नेक्स्ट स्थिति है, यदि साझेदारी विलेख में पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का प्रावधान है और फर्म उस वर्ष के दौरान 50,000 रुपये का लाभ अर्जित करती है। ठीक है, तो 50,000 रुपये का लाभ अर्जित करती है तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि अनुपम को 1.5 लाख रुपये पर 8% दर से ब्याज मिलेगा, 12,000 रुपये का मिल जाएगा। और अभिषेक की पूंजी कितनी है? 2 लाख रुपये की है, 2 लाख पर 8% की दर से 16,000 का ब्याज मिल जाएगा। अब टोटल ब्याज कितना हो गया? 28,000। कितना हो गया? 28,000। और 50,000 में से 28,000 को माइनस कर देंगे तो आपका शेष कितना रह गया? प्रॉफिट 22,000 रुपया यहाँ पे शेष रह गया। और जो 22,000 रुपया है वो 22,000 रुपये भी इनके मध्य सब जो 22,000 रुपये रहा है वो 22,000 रुपये जो इनका रेशियो 3:2 में इनको डिवाइडेड कर दिया जाएगा। जैसा कि सहमत दर पे ब्याज देने के लिए लाभ पर्याप्त है और क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट सफिशिएंट है अतः पूंजी पर बनी पूरी ब्याज राशि को लाभ से प्राप्त करने की अनुमति है। जहाँ ब्याज देने के लिए 22,000 रुपये शेष होते हैं, यानी ब्याज 28,000 रुपये का है, बाकी राशि 22,000 हो गई। 22,000 रुपये को जो पार्टनर्स है अनुपम एवं अभिषेक 3:2 रेशियो में डिवाइडेड कर लेंगे। और लास्ट वाली स्थिति आपकी, यदि साझेदारी विलेख में पूंजी, ये मत पुणे डी नंबर की, यदि साझेदारी विलेख में पूंजी पर 8% की दर से ब्याज देने का प्रावधान है और उस वर्ष के दौरान अर्जित किया गया लाभ कितना है? सिर्फ 15,000 रुपये लाभ कमाया गया है। अब इसको देखते हैं।
चूंकि फर्म का वार्षिक लाभ, यहाँ पे ये मिसप्रिंट था, तो फर्म का वार्षिक लाभ कितने का, 15,000 का है, रुपए का है, और साझेदारों की पूंजी पर ब्याज 28,000 रुपये बनता है। कितना बनता है, यानी साझेदारों की पूंजी पर 28,000 रुपये ब्याज बनेगा, और जो पर्याप्त फर्म को लाभ हुए हैं वो सिर्फ 15,000 रुपये के हुए हैं। शॉर्ट कितना रह गया, 13,000। कितना हो गया, 13,000 रुपये यहाँ पे शॉर्ट रह गए हैं। अतः ब्याज का भुगतान उपलब्ध लाभ भुगतान के आधार पर किया जाएगा, अर्थात ये 15,000 है, 15,000 रुपये होगा। इस प्रकार अनुपम को, यानी जो 15,000 रुपये है उसका डिवाइडेशन कर देंगे 3/5, और फिर लास्ट में रह गया आपका सेकंड पार्ट में 2/5। जो राशि आएगी इनके मध्य, सॉरी, इनको पूंजी के अनुपात में, किसके अनुपात में, यानी इनके पूंजी कितनी है, इन्होंने एक ने पूंजी लगाई 1.5 लाख रुपए की, कितने लगाई है, पूंजी के अनुपात में करेंगे, यहाँ पे लाभ विभाजन अनुपात में नहीं करेंगे, अगर पर्याप्त लाभ नहीं होते हैं तो। एक ने लगाई है 2 लाख की, वैसे निकालेंगे 3/4 निकलेगा। 15,000 को 3/4 में डिवाइडेड कर देंगे, यानी 15,000 3/7, और जो भी राशि आएगी वो राशि यहाँ पे आ जाएगी 4/7। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके मध्य इनका डिवाइडेशन कर देंगे। समझ में आ चुका होगा आपको। अब नेक्स्ट आपका आहरणों पर ब्याज, ये महत्वपूर्ण है। यानी इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। क्या देखते हैं, बेसिक देखते हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, यानी अब इसमें स्थिति होती है कि आहरण पर ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है। अब इसमें प्रश्न में आपको दिया जाएगा कि वर्ष के, यानी माह के प्रारंभ में विड्रॉल हो रहा है, या माह के मध्य में हो रहा है, या माह के अंत में हो रहा है, या हर तिमाही के आरंभ में हो रहा है, या हर तिमाही या क्वार्टरली के अंत में हो रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा, अगर माह के प्रारंभ में, पहले दिन अगर विड्रॉल किया जाता है, क्या किया जाता है, अगर माह के प्रारंभ में विड्रॉल किया जाता है तो उस समय 6.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। अवधि कितनी होगी, यानी 6.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। और अगर माह के मध्य में विड्रॉल किया जाता है तो 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा, अवधि होगी जो। और माह के अंतिम दिन में विड्रॉल किया जाता है तो 5.5 माह का, कितने का, 5.5 माह का ब्याज यहाँ पे लगाया जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर तिमाही में आहरण किया जाता है किसी पार्टनर द्वारा, तो हर तिमाही के आरंभ में 7.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। कितने का लगाया जाएगा, 7.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। इसका सूत्र होता है, यानी जो मंथ है 12 महीने, और जो क्वार्टरली 3 आएगा उसको डिवाइडेड कर देगा 2 से, तो 7.5 माह आपका आ जाएंगे। और हर तिमाही के अंत में अगर विड्रॉल किया जाता है, ठीक है, अंत में किया जाता है 9 + 0 हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे तो 4.5 माह। यानी अगर हर तिमाही के अंत में विड्रॉल किया जाता है तो 4.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा, और जो भी दर है वो दर यहाँ पे आ जाएगी। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए तो विड्रॉल्स आर मेड एज फॉलोज है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 6.5 महीने का ब्याज लगेगा, इन द मिडल ऑफ मंथ 6 महीने का लगेगा, और ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ 5.5 महीने का लगेगा। और नोट देर का व्हेन विड्रॉइंग क्वार्टरली है, विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5 महीने का ब्याज लगेगा, और विड्रॉल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, अब इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देख लेते हैं इसको। यानी मान लीजिए सतीश एवं तिलक एक फर्म में पार्टनर है तथा लाभ व हानि की भागीदारी बराबर करते हैं। लेखा वर्ष 2015-16 के दौरान सतीश ने हर तिमाही की शुरुआत में, अब ये ध्यान रखना आपको, यानी यहाँ पे 2 पार्टनर दे रखे हैं, एक तो आपका सतीश है और एक तिलक है, वो लाभ व हानि की भागीदारी बराबर बराबर करते हैं, यानी इनके मध्य जो प्रॉफिट होगा, लाभ हानि है, वो बराबर बराबर अनुपात में है। लेखा वर्ष 2015-16 के दौरान सतीश ने हर तिमाही में, क्या है, हर तिमाही की शुरुआत में, क्या बताया, हर तिमाही की शुरुआत में किया है तो 7.5 माह आ जाएगा। 30,000 रुपये का विड्रॉल किया है। यदि इन आहरणों पर 8% की दर से ब्याज लिया जाता है तो वर्ष के अंत में प्रभारित ब्याज की राशि क्या होगी, या उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। यानी क्वार्टर के फर्स्ट में यहाँ पे विड्रॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 को किया है 30,000 रुपये का, तो 12 महीने हो जाएगा टोटल। 30,000 इंटू 8/100 करते हैं, 8% दर है तो 2400 रुपये ब्याज हो गया। 1 जुलाई को करेगा, फिर नेक्स्ट 9 महीने शेष रह जाएंगे तो ये 1800 रुपये ब्याज हो गया। फिर आपके 6 माह शेष रह जाएंगे, फिर 1200 ब्याज हो गया, यानी कम होता रहेगा। वो लास्ट में जो ब्याज बचेगा वो 3 माह का रहेगा, वो 600 रुपये का हो गया, टोटल ब्याज हो गया 6,000 का। कितने का हो गया,
टोटल 6,000 रुपये का ब्याज यहाँ पे हो चुका है। अगर इस प्रकार से देखें यानी 12, 9, 6 और 3 के हिसाब से, अगर और इसको जो विधि बताइए 7.5 माह के आधार पर देखते हैं, तो उसके माध्यम से इसका सोल्यूशन करेंगे। यानी वैकल्पिक रूप से देखते हैं तो वैकल्पिक रूप से पूरे लेखांकन वर्ष के दौरान कुछ आहरित राशि पर ब्याज परिकलित किया जा सकता है, अर्थात इस स्थिति में 1,20,000 रुपये की राशि यानी 7.5 यानी 12, 9, 6, 3 को 4 से डिवाइडेड कर देंगे, 7.5 माह आ जाएगा। 4 माह की अवधि के लिए निम्नानुसार होगा। तो 1,20,000 रुपये का है, दर है 8%, 8/100 कर देंगे और 7.5 माह को चेंज कर देंगे, भिन्न में 15/2 हो जाएगा और 1/12 लिख देंगे, तो 6,000 रुपये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यानी सेम राशि इस प्रकार से देख सकते हैं, और अगर आपको 7.5 माह के हिसाब से निकाल लिया तो 6,000 रुपये ये राशि आ जाएगी। ठीक है, यदि धनराशि को प्रत्येक तिमाही के अंत में यानी जो क्वार्टर है उसके अंत में निकालेंगे, विड्रॉल किया जा रहा है, तो 4.5 माह का ब्याज लगेगा। कितने का लगेगा? 4.5 माह का लगेगा। 30 जून 2019 को, यानी उसमें फर्स्ट डेट देखी जाती है, 1 अप्रैल देखी जाती है, और इसमें 30 जून देखी जाएगी, फिर 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। 30,000 रुपये 1,20,000 है, 4 जगह डिवाइडेड कर देंगे, 30 हो जाएगा। 30,000 को 9 माह का ब्याज लग जाएगा, यानी 9/12, 8% दर 1,800 हो गया। इसी तरीके से आपका 30 सितंबर को 1,200 का ब्याज हो गया, यानी दर कम होती जाएगी, और 31 दिसंबर को 600 का हो गया, तो कुल ब्याज हो गया 3,600 रुपया। क्या हो गया? टोटल ब्याज हो गया यहाँ पे 3,600 रुपया। अगर इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जो विधि बताई है उसमें 7.5 माह का ब्याज लगाता, अब इसमें लगेगा अंत में, क्वार्टर के अंत में विड्रॉल कर रहा है, 4.5 माह का ब्याज लगेगा, यानी 3,600 रुपये आपको लाने हैं। तो वहाँ पे टोटल क्या था? 12, 9, 6, 3 को 4 से डिवाइडेड कर दिया था, तो यहाँ पे 9 + 6 + 3 + 0, 9 से 15 दिन 18/4 कर देंगे, तो आपका 4.5 माह आ गया। कितना आ गया? 4.5 माह आ गया। ठीक है, अब इसको 4.5 माह को आपको करना है, राशि कितनी है? 1,20,000 रुपये। 1,20,000 इंटू दर कितनी है? 8% है, और 4.5 को भिन्न में चेंज कर देंगे, 9/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा, और 1/12 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे 3,600 रुपये की राशि आएगी। कितनी आएगी? 3,600 रुपये की राशि यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो विड्रॉल पर ब्याज दिया जाता है किस प्रकार से दिया जाता है। यानी माह के प्रारंभ में अगर विड्रॉल करेंगे तो 6.5 माह का ब्याज लगेगा, मध्य में करेंगे तो 6 माह का लगेगा, और माह के अंत में करेंगे तो आपको ब्याज देना होगा 6 मंथ का। कितने का? 6 मंथ का, सॉरी 5.5 माह का। यानी आरंभ में 6.5 माह, और मध्य में 6 माह, और लास्ट में आपके 5 माह, 5.5 माह। और अगर विड्रॉल तिमाही के आरंभ में किया जाता है तो 7.5 माह का ब्याज लगता है, और तिमाही के अंत में किया जाता है तो 4.5 माह का ब्याज यहाँ पे लगता है। उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख चुके हैं। और फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं, एक वैकल्पिक विधि है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वार्टरली रूप से। अब प्रश्न में हो सकता है कि जो पार्टनर्स होता है, जरूरी नहीं कि वो क्वार्टरली रूप से विड्रॉल करे, हो सकता है वो 31 दिसंबर को विड्रॉल कर ले, 1 सितंबर को कर ले, या यानी 1 मई को कर ले, 31 मई को कर ले। ठीक है, तो उस संबंध में क्या स्थिति होगी? तो उस संबंध में एक उत्पाद विधि होती है। तो वो विधि होती है, वो किस प्रकार से होती है? यानी जब विविध धनराशियों को भिन्न समय अंतरालों पर आहरित किया जाता है, जब साझेदार भिन्न भिन्न धनराशि को भिन्न समय अंतरालों पर आहरित करते हैं, तब ब्याज का परिकलन उत्पाद विधि, कौन सी विधि है? यानी भिन्न भिन्न तिथियों पर करते हैं। अगर क्वार्टरली करा तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न तिथियों पर करेगा तो उसमें ब्याज का परिकलन किस प्रकार से किया जाएगा? तो इस संबंध में एक विधि होती है। कौन सी विधि होती है? उत्पाद विधि, यानी प्रोडक्शन मेथड होता है। ठीक है, तो उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पाद विधि के अंतर्गत प्रत्येक आहरण के लिए धन आहरण को शेष अवधि द्वारा बहुगुणित करते हैं, जो कि लेखा वर्ष के दौरान आहरित रहता है। इसमें परिकलित अवधि आहरण की तिथि से लेकर लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन तक शामिल होती है। अतः परिकलित उत्पादों का योग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, सैननाज अपने निजी उपयोग के लिए फर्म से 31 मार्च 2016 को समापन वर्ष के दौरान निम्नलिखित धनराशि आहरित करता है। उत्पाद विधि द्वारा आहरणों पर ब्याज को परिकलित करना है, यदि इन पर 7% की दर से ब्याज प्रभारित किया जाता है। अब इसमें डेट दे रखी है, एक तो 1 अप्रैल 2015 को कर रहा है 16,000 का, फिर 30 जून को कर रहा है 15,000 रुपये का, फिर 31 अक्टूबर को कर रहा है यानी
4 महीने बाद में अगर क्वार्टरली होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। भिन्न भिन्न डेट यहाँ पे दे रखी है। 10,000 को कर रहा है 31 अक्टूबर को, फिर 31 दिसंबर को 14,000 का कर रहा है, और 1 मार्च 2016 को 11,000 रुपये का यहाँ पे विड्रॉल कर रहा है। अब इस संबंध में ब्याज की जो गणना की जाएगी इंटरेस्ट एंड ड्राइविंग्स ऑन इंटरेस्ट पर, ठीक है, तो उस संबंध में आपको एक विधि लगानी पड़ेगी। वो विधि होती है उत्पाद विधि। तो इन आहरणों पर ब्याज का परिकलन निम्नानुसार होगा। तो तिथि लिख लेते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल, 30 जून, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर और 1 मार्च। जो विड्रॉल किया गया 16, 15, 10, 14, 11। अब जो 16,000 रुपये का अब आपको तारीख देखनी है, यानी 1 अप्रैल 2015 को किया गया है, वर्ष के आरंभ में कर लिया है तो 12 माह का ब्याज लगेगा। 30 जून को किया है तो 9 माह जो शेष रहे हैं उसका ब्याज लगेगा। 31 अक्टूबर को किया है तो 31 अक्टूबर को किया है तो 2 महीने तो आपके नवंबर दिसंबर हो गया, और 3 मंथ जनवरी फरवरी मार्च हो गया, तो 5 महीने ये हो गए। और 31 दिसंबर को किया 3 माह हो गए, और 1 मार्च 2016 को किया है, कब किया 1 मार्च 2016 को, 1 माह शेष रहा है, तो यहाँ पे ब्याज लगेगा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16,000 इंटू 12 से कर देंगे, 15,000 को 9 से कर देंगे, 10,000 को 5 से कर देंगे, 14 को 3 से कर देंगे, 11 को 1 से कर देंगे। टोटल इनका टोटल आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में 4,30,000 रुपये कितना आ जाएगा, यानी 4,30,000 रुपये आ गया। अब जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है यानी उत्पाद की योग राशि, यानी उत्पाद की योग राशि कितने मल्टीप्लाई करने के बाद में जो राशि आई है 4,30,000 रुपये आगे, तो उत्पाद की योग राशि इंटू दर अपॉन 1, सॉरी उत्पाद की योग राशि इंटू रेट आ जाएगी, इंटू 1 आ जाएगा, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। तो उत्पाद की राशि कितनी है 4,30,000 रुपये आ गया। दर 7% ऊपर परसेंट में दे रखी है, और 1/12 से इसको डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। जो आएगा आपका 30,100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 2508 कितना, यानी 2509 मान सकते हैं। तो 2509 रुपया यहाँ पे ब्याज हो गया, किस पर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, ठीक है। तो ये तो आपकी उत्पाद विधि का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ से पढ़ेंगे जब आहरणों की स्थिति अस्पष्ट हो, यानी जो विड्रॉल किया जाता है। तो यहाँ पे पहले बात कर चुके थे कि आहरण किस प्रकार से किया जाता है। अगर महीने के अंत में किया जाता है, प्रारंभ में, मध्य में जो भी स्थिति है, कितने महीने का ब्याज लगेगा। अगर क्वार्टरली किया जाएगा तो किस प्रकार से ब्याज लगेगा, और उत्पाद विधि से किस प्रकार से ब्याज लगता है, वो देख चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब आहरणों की तिथि अस्पष्ट हो, प्रश्न में स्पष्ट नहीं कर रखा है कि किस पार्टनर्स ने कितनी डेट्स को या किस समय विड्रॉल किया है, तो उस स्थिति में आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा, अगर स्पष्ट है यानी अनक्लियर है तो सिर्फ 6 माह का ब्याज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक साझेदार को लाभ की गारंटी के बारे में बात करेंगे, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।